बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से अल्लाह जल्ला शानहू आप तमाम को अपनी अमान में रखे, आपकी हिफाजत फरमाए। ऑनलाइन क्लासेस में हमने डिमांड का चैप्टर शुरू किया हुआ था और अभी तक हमने इस चैप्टर में से जो हमने पोर्शन मुकम्मल कर लिया है वो इस चैप्टर की थ्योरी और इसके एमसीक्यूज़ हैं। आज हम चैप्टर 4 डिमांड, आज हमारा टॉपिक रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ये बहुत ही अहम पोर्शन होता है पेपर का। आपके एनुअल पेपर में 50 मार्क्स के शॉर्ट पूछे जाते हैं। शॉर्ट जो है वो कैसे उसमें आंसर आपने लिखना होता है, उसमें आपने मतलब उसके जो है वो कितना आपने क्वेश्चन शामिल करना है, कितना लेंथी होना चाहिए। बेटे इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो सवाल आपसे पूछा गया है उसका आपने मुकम्मल जवाब देना है, चाहे वो एक लाइन में जवाब हो, वो 2 लाइनों में जवाब हो या वो पूरी स्टेटमेंट हो। आपने जो है उसका मुकम्मल जवाब लिखना है। और शॉर्ट का जो हमारा सेशन होता है उसमें हम इसी बात को आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बुनियादी तौर पर आपने शॉर्ट आंसर लिखने कैसे हैं। जी बेटे, तो पहला सवाल इसमें बेटे और वो है कि डिफ़ाइन डिमांड। 2019 के ये पेपर में सवाल आ चुका है कि डिफ़ाइन डिमांड कि तलब की जो है वो तलब से क्या मुराद है। बेटे इसकी आपने डेफिनेशन सिंपली लिखना है कि कॉमनली जनरली डिमांड मीन टू डिज़ायर और वांट। आम तौर पे तलब से मुराद किसी चीज़ की तमन्ना या ख्वाहिश ली जाती है। बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड इज़ द वांट फॉर विच वी हैव मनी टू सेटिस्फाई इट। कि लेकिन इकोनॉमिक्स में हर उस ख्वाहिश जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास रुपया पैसा होता है वो डिमांड कहलाता है। और डिमांड की पर्टिकुलर डेफिनेशन ये है कि डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट इज़ परचेज्ड एट गिवन प्राइस इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कि किसी ख़ास वक्त में किसी ख़ास कीमत पर किसी शय की जो मिकदार ख़रीदी जाती है या इज़ परचेस्ड और कंज्यूमर इज़ विलिंग टू परचेज, या कंज्यूमर उसको ख़रीदने के लिए तैयार होता है, उसे डिमांड कहा जाता है। जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बेटे है वो है डिफ़ाइन लॉ ऑफ डिमांड। सेकंड क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड, कानून तलब से क्या मुराद है। इसमें वैसे तो ये लॉन्ग में भी सवाल आपको मैंने सॉल्व करवाया था कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो चूँकि इसमें शॉर्ट में पूछा गया है बेटे, इसमें आपने लिखना है कि अदर थिंग्स रिमेन द कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज। ऑन द अदर हैंड व्हेन प्राइस ऑफ गुड डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज। ये डेफिनेशन है। और लॉज की डेफिनेशन जो इकोनॉमिक लॉज जो हैं उसकी डेफिनेशन से पहले बेटे ज़रूरी है कि आप जो है अदर थिंग्स रिमेन द कांस्टेंट, ये आपने ज़रूर लिखना है। अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन जो आपका आंसर है वो दुरुस्त नहीं हो सकता, क्योंकि इकोनॉमिक लॉज जो हैं ये कंडीशनल होते हैं। ये सोशल साइंस है। हम कुछ चीज़ों को कांस्टेंट फ़र्ज़ करके अजूम करके हम फिर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एजम्पशन छोड़ देते हैं यानी अदर थिंग्स रिमेन द कांस्टेंट नहीं लिखते तो हम लॉ को प्रूव नहीं कर सकते। तीसरा सवाल जो बेटे है वो है कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व या नेचर ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व भी हो सकता है, या सिंपली व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो इसका आंसर जो है
पहले हम डिमांड कर्व को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं कि जनरली डिमांड कर्व जो है ये इस नेचर का होता है। पी यहाँ पे QD लिखते हैं, ये बेटे डिमांड कर्व है और डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिव होती है। तो आप लिखेंगे बिकॉज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इनवर्स, सो डिमांड कर्व हैव नेगेटिव स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन। इतना आप लिख देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका सवाल जवाब आपका मुकम्मल हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन है बेटे कि व्हाट इज़ मेंट बाय डिमांड फंक्शन, के का तफ़ाइल तलब से क्या मुराद है। डिफाइन डिमांड फंक्शन। को व्हाट इज मेंट बाय डिमांड फंक्शन, या सिंपली सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि डिमांड फंक्शन। बेटे इसमें आपने लिखना है जी कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन, दैट इज रिटन एज QD इज द फंक्शन ऑफ P। कि सिंपली आपने कैसे डिफाइन करना है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन, और डिमांड फंक्शन को आपने लिखना है QD इज द फंक्शन ऑफ P जी। उसके बाद क्वेश्चन है बेटे कि व्हाट इज मेंट बाय एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये 2019 के पेपर में सवाल पूछा गया है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तलब का फैलना और सिकुड़ने से क्या मुराद है। 2019 के पेपर में ये सवाल पूछा गया। बेटे हम दो बातें जहाँ पे कर देते हैं वही जो हमने थ्योरी में पढ़ी हैं। बेसिकली हम ये कहते हैं कि चेंजेस इन डिमांड आर ऑफ टू काइंड जी। एक चेंज है जो प्राइस से होती है, दूसरी चेंज है जो प्राइस से नहीं बल्कि अदर फैक्टर से होती है। ठीक है, अब जो चीज़ प्राइस से होती है उसे हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं, ये DD कर्व है, प्राइस लेते हैं जहाँ पर क्वांटिटी प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी तो ये इस तरफ मूव करेगा, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी तो ये पीछे मूव करेगा। ये जो प्राइस में चेंज से डिमांड में चेंज हो रही है ये कहलाती है बेटे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और इसमें MCQs में भी हमने सॉल्व किया था कि मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर्व, मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर्व, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर्व होती है। जब आप यहाँ लिखेंगे कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के व्हेन देयर इज द चेंज इन quantity of demand due to change in price, this is called expansion and contraction of demand, and in this case there is consumer movement on same demand curve। एक तो ये चेंज हो गई। दूसरी चेंज जो है बेटे उसमें डिमांड कर्व ये D है, ये डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, इधर शिफ्ट होगा या ये पीछे शिफ्ट होगा, इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। और शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व को कहा जाता है बेटे राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। और राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड जो है ये प्राइस से नहीं होता बल्कि अदर फैक्टर, पॉपुलेशन, इनकम, वेदर, क्लाइमेट, इस वजह से होता है। तो इसमें कर्व शिफ्ट होता है जबकि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में शिफ्ट नहीं होता। अब जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का है सवाल ये 2019 में पूछा गया है और
दूसरा जो राइज एंड फॉल है वो 2018 में पूछा गया है, यानी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का सवाल 2019 है, जबकि राइज एंड फॉल जो है 2018 के पास पेपर में जो सवाल आए, राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड कर्व। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बेटे किस वजह से होती है? प्राइस की वजह से, जबकि राइज एंड फॉल जो है ये प्राइस से नहीं होता बल्कि ये अदर फैक्टर से होती है जी। उसके बाद क्वेश्चन है बेटे कि व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सिंपली मैं यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ बेटे आपको, ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि QD डिमांड फंक्शन है, QD इज़ द फंक्शन ऑफ P इसमें है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आज़ाद मुतग़य्यर है, जबकि डिमांड जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब प्राइस चेंज हो और उससे क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी चेंज हो तो इस बिहेवियर को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है, यानी चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन price, the situation is called, it means that demand is elastic and this status is known as elasticity of demand जी। उसके बाद क्वेश्चन है बेटे कि राइट डाउन द मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तलब की लचक की पैमाइश के तरीके बयान करें। इसका आंसर वेरी सिंपल, There are 3 methods to measure the elasticity of demand। कि तलब की लचक की पैमाइश के 3 तरीके होते हैं, परसेंटेज मेथड फ़ीसद का तरीका, यूनिटरी मेथड इकाई का तरीका, या इसे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कुल खर्च का तरीका भी कहा जाता है, और उसके बाद है बेटे ज्योमेट्रिक मेथड हिसाबी तरीका। आपने इस जवाब में अगर आपसे सवाल पूछते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आंसर में आप ओनली 3 ये लिख देते हैं, परसेंटेज मेथड, यूनिटरी मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, तो क्वेश्चन आपका आंसर आपका मुकम्मल हो जाता है। अगर आप ये लिखते हैं कि आंसर में कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मेडिएट बाय 3 मेथड, जिसमें ज्योमेट्रिक मेथड, परसेंटेज मेथड, यूनिटरी मेथड, इस तरह से भी आप इसका सवाल का जवाब लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। उसके बाद क्वेश्चन है बेटे कि व्हाट इज़ द परसेंटेज मेथड टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि तलब की लचक की पैमाइश का परसेंटेज मेथड क्या है। तो इसके आंसर में बेटे आपने सिर्फ ये लिखना है कि परसेंटेज मेथड रेफर द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इस फार्मूले में आप लिख देंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इससे आपका सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा, बस ये आपने सिर्फ लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट इज़ मेंट बाय पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि तलब की नुक्ती लचक से क्या मुराद है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी ये थ्योरी में भी पढ़ी हैं। एक दफ़ा आपको यहाँ पर मैं दोनों सवालात दोबारा से बता देता हूँ, ताकि हमारे वो स्टूडेंट जो इनको पहले जो इसके बारे में नहीं जानते उनको पता होना चाहिए जी। ये बेटा चारों सवाल आपको एक ही वक्त में मैं लिख के दे देता हूँ क्या जी। एक है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, के बाद है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और क्वेश्चन में बेटे है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
ये बुनियादी तौर पर वो 4 पॉइंट हैं जो कि आपने ज्योमेट्रिक मेथड में पढ़े हैं। इसमें बेटे जो है इनकम इलास्टिसिटी, ये 2019 के पेपर में जो सवाल आया है, क्वेश्चन है डिफाइन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और क्रॉस इलास्टिसिटी जो है मुतकाते लचक 2018 में ये सवाल पूछा गया है। और उसके बाद ये जो है दोनों ये पहले लॉन्ग में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन है बेटे पॉइंट इलास्टिसिटी, इस सब में इसमें एक ही फंक्शन है क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी, और आर्क में भी क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी। डेल्टा पी से जब डेल्टा क्यू डी हो तो इलास्टिसिटी, डेल्टा पी से डेल्टा क्यू डी हो तो इलास्टिसिटी। फ़र्क बेटे ये है कि इन दोनों में कि जब माइनर चेंज इन प्राइस एंड माइनर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आंसर आप लिखेंगे कि व्हेन देयर इज़ माइनर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू माइनर चेंज इन प्राइस, के कीमत में मामूली तब्दीली से मिकदार तलब में भी मामूली तब्दीली आए तो इसे तलब की नुक्ती लचक कहा जाता है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिफ़ाइन करने के बाद उसके बाद इसका फार्मूला लिख देंगे तो ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो जाए। इसमें बेटे फ़र्क जो है दूसरा वो ये है, माइनर चेंज आए तो पॉइंट इलास्टिसिटी है, और अगर प्रोमिनेंट चेंज आए, प्रोमिनेंट चेंज इन प्राइस एंड prominent change in quantity of demand, this is known as arc elasticity of demand। के मिकदार तलब में वाज़े तब्दीली से कीमत में वाज़े तब्दीली से या नुमायाँ तब्दीली से मिकदार तलब में भी नुमायाँ तब्दीली आए तो इसे तलब की कोशी लचक कहा जाता है, और इस लिखने के बाद आपने उसका फार्मूला लिख देना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बेटे वो हमने अभी MCQs में भी सॉल्व किया था, और यहाँ पर कि व्हेन देयर इज़ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, जब आमदनी में तब्दीली से मिकदार तलब तब्दील हो तो उसे आमदनियाती लचक या आमदनी लचक कहा जाता है। जब मिकदार तलब में तब्दीली आमदनी से हो तो इसका नाम है बेटा आमदनियाती लचक, इनकम इलास्टिसिटी, और इसका फार्मूला फिर आपने लिखना है EY, इनकम इलास्टिसिटी है Y/Q। पहले आप लिखते थे P/Q, इसके बाद लिखते थे आप DQ/DP, अब वहाँ पर आपने लिखना है Y। ये फार्मूला आपका इनकम इलास्टिसिटी की सूरत में आपका ये फार्मूला होगा कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी MCQs में भी आपको मैंने पढ़ा दिया था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे का क्लोज अल्टरनेट होती हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट होती हैं। तो जब किसी एक चीज़ की कीमत बदले, उसकी वजह से उसकी मुतबादिल चीज़ है, उसकी सब्स्टिट्यूट गुड जो है उसकी डिमांड चेंज हो, तो उसे हम इस कॉन्सेप्ट को क्रॉस इलास्टिसिटी कहा जाता है। यानी प्राइस एक की चेंज हो जबकि उसकी मुतबादिल चीज़ की कीमत बदल जाए, मिकदार तलब बदल जाए, तो इसे कहा जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की मुतकाते लचक। उसके बाद बेटे आपसे सवाल पूछा गया है उस मुतकाते लचक का जो है फार्मूला, ठीक है, कि उसका जो है आपने क्रॉस इलास्टिसिटी का फार्मूला लिख के बताना है कि जब एक चीज़ की
कीमत बदलने से दूसरी की मिकदार तलब में तब्दीली आती है तो उसे हम उसके मुताबिक आप करेंगे कि एक अगर आप दो चीज़ें लेते हैं ए और बी, अगर आप ए की कीमत प्राइस चेंज करके बी की डिमांड चेंज करेंगे तो फार्मूला और होगा। अगर आप बी की प्राइस चेंज करके ए की क्वांटिटी चेंज करेंगे तो फार्मूला आपने उसके मुताबिक लिखना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी। तो पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला अलग से सवाल हमसे पूछा गया है। तो इसका फार्मूला है बेटे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू पी ओवर क्यू डी क्यू ओवर डी पी। डी मीन डेल्टा बी और डी का मतलब एक ही होता है। अगर आपसे फार्मूला लिखते हैं पूछते हैं तो सिर्फ आपने इसका फार्मूला लिख के इसका आपने आंसर मुकम्मल कर देना। दे उसके बाद है बेटे क्वेश्चन के 2018 में पूछा गया है कि टाज डिफाइन क्लोज सब्स्टिट्यूट। 2018 के पेपर में है। जी क्वेश्चन है बेटे कि व्हाट इज मेंट बाय क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट मीन करीबी नेमुल बदल। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जो कि हमने क्रॉस इलास्टिसिटी में पढ़ी थी कि वो चीज़ें जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकती हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। सपोज़ करते हैं जैसे गंदम की जगह पे चावल भी इस्तेमाल हो सकते हैं, चावल की जगह पे गंदम, पेन की जगह पे पेंसिल इस्तेमाल हो सकती है। इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक की जगह पे जो है कोका कोला की जगह पे स्प्राइट इस्तेमाल हो सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं एक दूसरे का क्लोज अल्टरनेट हैं। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा 4 क्वेश्चन इकट्ठे हैं कि लेस इलास्टिक डिमांड, ज़ीरो इलास्टिक डिमांड, अनलिमिटेड इलास्टिक डिमांड के इसमें जो है आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि हम जब डिमांड फंक्शन की बात करते हैं, ये क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी। इसमें बेटे प्राइस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड डिपेंडेंट है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड ज़्यादा चेंज होगी तो मोर इलास्टिक कॉन्सेप्ट बनेगा। अगर प्राइस में चेंज से डिमांड कम चेंज होगी तो लेस इलास्टिक बनेगा। अगर प्राइस में चेंज से डिमांड चेंज नहीं होगी तो ज़ीरो इलास्टिक होगा। और अगर सेम प्राइस पर डिमांड बढ़ती जाएगी तो इसे जो है वो अनलिमिटेड इलास्टिक कहा जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि जो है वो कंपोजिट डिमांड क्या होती है। कंपोजिट डिमांड ऐसी चीज़ों की डिमांड, ऐसी चीज़ें जिनको एक से ज़्यादा यूजेज के लिए जो है डिमांड किया जा सकता है उसे हम कंपोजिट डिमांड करते हैं। मसलन बिजली है, बिजली से हम घरेलू डोमेस्टिक यूज़ में भी आती है, कमर्शियल यूज़ भी है, डिफरेंट अप्लाइंसेस चलाई जाती हैं, डिफरेंट मशीनरी में यूज़ होती हैं। एक चीज़ का जब एक से ज़्यादा मकासद के लिए उसे डिमांड किया जाता है, मोर देन मैंने कि व्हेन कमोडिटी इज़ डिमांडेड फॉर मैनी पर्पजेज और मैनी यूजेज, दिस इज़ कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। उसके बाद है कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं। कम्प्लीमेंट 2017 के पेपर में आया है ऐसी चीज़ें जिन्हें बैक वक्त यानी एट अ टाइम जिसे हम डिमांड करते हैं उसे हम कम्प्लीमेंट्री। मसलन हम अगर गाड़ी डिमांड करेंगे तो साथ में पेट्रोल भी डिमांड करेंगे, पेन होगा तो साथ में इंक भी डिमांड करेंगे। तो इन चीज़ों की डिमांड जो है चूँकि एक ही वक्त में एट अ टाइम उनको डिमांड किया जाता है, लिहाजा इन्हें कम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है। उसके बाद बेटे क्वेश्चन है कि राइट डाउन 2 कंडीशंस ऑफ डिमांड। ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया है, कंडीशन ऑफ डिमांड। तो इसका आंसर है कि देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ डिमांड, विल टू परचेज एंड पावर टू परचेज। चीज़ को ख़रीदने का इरादा और उसके बाद ख़रीदने की क़ुव्वत। उसके बाद बेटे है क्वेश्चन
कि व्हाट इज़ मेंट बाय चेंज इन डिमांड, व्हाट इज़ मेंट बाय चेंज इन डिमांड। 2016 में भी सवाल पूछा गया है, 2018 में भी ये सवाल पूछा गया है, सॉरी 16 और 17 में, कि बहुत ही सिंपल है, जिस तरह से हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। ये वाला डिमांड फंक्शन है कि व्हेन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस और अदर फैक्टर, दिस इज़ कॉल्ड चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड दो तरह से हो सकती है, यानी कि प्राइस से भी होती है, अदर फैक्टर से भी होती है। प्राइस से होगी तो उसे कहा जाएगा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी चेंज इन डिमांड है। और अगर अदर फैक्टर से होगा तो उन्हें राइज एंड फॉल कहा जाएगा, तो ये भी जो है वो चेंज इन डिमांड है। तो दोनों सूरतों में आप इसका सवाल लिख सकते हैं। उसके बाद बेटे क्वेश्चन है 2019 में भी पूछा गया है, 2016 में भी, कि राइट डाउन द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हमने लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, और लॉ ऑफ डिमांड के में हमने उनको साबित करने के लिए कुछ अजूम किया था चीज़ों को, अजम्पशन। उसमें अपने कुछ चार आप लिख देते हैं, मसलन कंटिन्यूस यूज ऑफ गुड, सूटेबल क्वांटिटी, नो चेंज इन इनकम एंड कंटिन्यूस यूज ऑफ दैट गुड। अगर आप ये लिखते हैं चार कोई भी आप चार लिख देते हैं, जहाँ पर ये है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, देयर इज़ नो चेंज इन फैशन, नो चेंज इन पॉपुलेशन, इसके अलावा वेदर इज़ कांस्टेंट, और जो है इनकम ऑफ या कंटिन्यूस यूज ऑफ गुड्स, जिस तरह से हमने लिखे थे जब लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था, उसमें हमने जो उसके मफरूज़ात लिखे थे, अजम्पशन, आपकी बुक में भी मौजूद हैं, जो नोट्स में भी मौजूद हैं, आप वहाँ से देखकर इसे मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है बेटा लास्ट पे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट इलास्टिसिटी एंड आर्क इलास्टिसिटी, 2017 में ये पूछा गया है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं कि व्हेन देयर इज़ माइनर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू माइनर चेंज इन प्राइस, दिस इज पॉइंट इलास्टिसिटी, and when there is a prominent change in quantity of demand due to prominent change in price, this situation is known as, this condition is called arc elasticity। दोनों को अपने अलग अलग लिख देना है, यानी कि डिफ़ाइन कर देंगे तो उनमें डिफरेंस वाज़ेह हो जाएगा। बेटे ये हमारा डिमांड का चैप्टर मुकम्मल हुआ, और आगाज़ के चैप्टर में जब फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि मार्केट दो एलिमेंट से फॉर्म होती है, यानी मार्केट में एक तरफ डिमांड है, एक तरफ सप्लाई है, तो दोनों एलिमेंट होते हैं तो मार्केट कंप्लीट होती है। हमने अभी एक एंगल से या एक पार्ट हमने मार्केट का पढ़ा है डिमांड, अब इंशाअल्लाह हम सप्लाई पढ़ेंगे। और सप्लाई का चैप्टर बहुत ही आसान है, क्योंकि तकरीबन इसी पैटर्न पे है जिस तरह डिमांड का चैप्टर है, सिर्फ हमें उसमें फंक्शन को हमने चेंज करना है इंशाअल्लाह। तो हमने बड़ी जल्दी जो है वो सप्लाई का चैप्टर पढ़ लेंगे। अल्लाह हाफिज़।